हेलो दोस्तों, हाय रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक से संबंधित है। वैसे शिक्षक से संबंधित है जो अभी फ़िलहाल में जो नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके हिसाब से कैसे बहाली हो रही है उसके लेकर के तीसरे चरण को लेकर के पहला दूसरा तीसरा चरण जो होने वाली जो सरकार बात कर रही है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। और एक हमारे बीच शिक्षा के कुछ अनुभवी सर हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे तीसरे फेज़ के बारे में। क्या इसमें कहना चाहते सर, तीसरे चरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो अभी काउंसलिंग के बाद कहा जा रहा है, जो बच्चे बच गए हैं और उन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन की बात कहा जा रहा है कि जो बच्चे बचे हैं जिनका मेधांक कम है और महिला के जो सीट बचा हुआ है उस पर सिलेक्शन की बात कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, आप बताएंगे? जैसा कि जो अभी नियोजन चल रही है उसके अनुसार जो सीट अभी बच जा रहे हैं उनमें महिलाओं की जगह पुरुषों की लेने की बात जो चल रही है, तो इस बात से तो हर जो चरण दूसरी चरण चल रही है इस चरण के अनुसार जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली तो होनी चाहिए, लेकिन जो इस रिजर्व सीट पर हैं उन्हीं के योग्य उम्मीदवार, उन्हीं कोटि के योग्य उम्मीदवार जो पुरुष में आते हैं उनके द्वारा भरा जाए, या तो सरकार नई पहल करते हुए यह नई एक परीक्षा ले, टेट ले उस कॉम से संबंधित, या तो फिर जो नई टेट हो रही है जो 19 की दिसंबर में हुई उसके अनुसार फिर से बहाली और इस सीटों को रिक्त मानते हुए अगली जो नियोजन की प्रक्रिया है उसमें लाए सीट को, और उस सीट के अनुसार नई जो फिर से आने वाली जो वैकेंसी है उसमें इस सीट को शामिल करें और बिल्कुल फ्रेश से बहाली करें। कि जो भी सीट बीसी और बीसीएफ में तो बचा हुआ नहीं है और जो अदरवाइज कैटेगरी हैं उनमें तो कुछ एससी एसटी है उनमें बचा हुआ है और जनरल में तो एक भी बचा ना हुआ है। तो उसमें जनरल को लेकर के कहा जा रहा है कि जो एससी एसटी का जो सीट अवेलेबल है जो फीमेल का, तो उसको यूआर में कन्वर्ट करके और सभी महिला और पुरुषों को लिया जाए। तो इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि एससी एसटी जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके जगह पर उसी कैटेगरी को लिया जाए या कैसे, क्या इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? जहाँ तक फीमेल की सीटों के बारे में है, तो उसी कैटेगरी के पुरुष से उस सीट को भरा जा सकता है, लेकिन उसके पहले सरकार को यह जाननी चाहिए कि कुछ नियोजन इकाइयों में सीट रिक्त रह गई है और कुछ जगह पर ऐसे भी हुए हैं कि कुछ से अभ्यर्थी अभी शेष बचे हुए हैं। तो इसमें सरकार को चाहिए कि सबसे पहले एक राज्य के स्तर पर उन अभ्यर्थियों को सूचनाओं को इकट्ठित करें, संग्रह करें कि आखिर इस कोटि के और भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं कि नहीं। अगर वैसे अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, तो उनकी उस जगह पर बहाली होनी चाहिए। अन्यथा नहीं है तो उनके लिए जो आरक्षण की मौका है यह यूआर में नहीं जा सकती है, क्योंकि आरक्षण जब मिलना है यह हमारी गजट का प्रावधान है, तो आरक्षण उसी कैटेगरी को मिलनी चाहिए। आरक्षण अगर हम यूआर में इस सीट को लेते जाते हैं तो यह उनके जो आरक्षण मिलना है उसका विरुद्ध हो जाएगी। अगर उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से अगर इसकी सीट भरी जाती है तो जातिगत जो आरक्षण है वह तो पूर्ण हो सकता है। नहीं, ऐसे देखा गया है नियोजन में, देखें कि कहीं कहीं यूआरएफ का भी सीट बचा हुआ है और बीसीएफ का सीट बचा हुआ है। तो कुछ ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर अभ्यर्थियों की पहुंच नहीं हुई और जिसके चलते जो सीटें हैं रिक्त रह जा रही है। तो इसके आधार पर चाहिए कि पूरा एक स्टेट लेवल पर इसका एक
एक अभिव्यक्ति के आधार पर यह मैनेमाइज करें कि इतने अभ्यर्थी अभी बच रहे हैं, कुछ जगह पर मारामारी हो रहा है, कहीं सीट नहीं फुल हो रही है। तो इसके लिए मेरा यह सुझाव होगा कि सरकार एक सेंट्रलाइज करते हुए राज्य के स्तर पर और वहाँ से अपने द्वारा सीटों को भरे, तो हमारे समझ से वह सीट पूर्ण हो सकता है। अन्यथा इस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमेशा लोग बच ही जाएंगे और सीट खाली भी रह जाएगा। जैसे सर कहें, आप समझे होंगे इस बात को लेकर के क्या है। तो सर एक बात और पूछना चाहते हैं कि आपने तो सीट भरने की बात कही, जो कैटेगरी वाइज है उसके अनुकूल अगर महिलाएं आती हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ जो महिलाएं जो कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी के पुरुष को अगर बहाली में लिया जाए तब जा कर के अच्छा होगा। अगर वो भी अगर नहीं होते हैं तो कहा जा रहा है कि युवा को उस जगह पे सिलेक्शन किया जाए, तो ये कहाँ तक सही है? उससे भी कई कैटेगरी हैं, उसमें तो मान के चलिए कि एससी एसटी हैं, इसके बाद बीसी हैं, बीसीएफ हैं, या और ईबीसी में हैं, तो कई कैटेगरियां हैं। इनको लेकर के क्यों नहीं इस पे बात उठाया जाए कि युवा की जगह पे इन लोग को, जो कम अंक मेधा अंक वाले हैं, उनको इस जगह पे लिया जाए, क्योंकि ये भी तो कैटेगरी वाइज के ही अंतर्गत आते हैं। अगर इन लोगों के लेने के बाद अगर सीट फुल हो जाती है, इसके बाद ईवार पे विचार किया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कैटेगरी के अंतर्गत होना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें बात बोलिए आगे। आरक्षण की मामला है जहाँ तक, तो एक सीट आरएफ के लिए रिजर्व होती है। तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि जो आरएफ एक आरक्षण है, अगर यूएआर में जाने की बात बोलते हैं और पुरुषों की बात बोलते हैं, तो उससे अच्छा है कि महिलाओं के लिए एक आरक्षण कोटि जो सीट आरएफ के रूप में होती है उसमें इसको दे दिया जाए और उसके आधार पर इसको रिक्तियों की पूर्ति की जा सकती है। हम लोग अभी नियोजन में यह देखा गया कि आरएफ की सीट जो यह अति महत्वपूर्ण सीट है और वह भी बच जा रही है। यानी कुछ महिलाओं की सीटें जो हैं वह आरएफ नहीं होने के कारण आप रिजर्व सीट में हैं, रिजर्व आरक्षण में हैं और आरएफ जो है वो बिल्कुल घूमते रह रहे हैं। आरएफ की सीटें नहीं पूर्ण हो रही है। आरएफ की सीटें कब होगी? जब तक आरक्षण की कोटि नहीं हो रही है। कुछ आरक्षण में बच भी जा रहा है। इसका सबसे सारांश अच्छा है कि किसी भी नियोजन इकाई में जब तक सेंट्रलाइज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सीट खाली रहेगा और कहीं मारामारी होगी। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि जो भी आरक्षण की सीटें हैं वो आरक्षण के उसी के रूप में उसको भर्ती की जा सकती है। और जब सभी सीटें फुल होती हैं, इसके बाद सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि एक नई फ्रेश जो आने वाली 7वीं चरण की है बहाली, उसमें मौका दिया जाए इस सीट को। ज़्यादातर अच्छा वही हो सकता है कि जो 7 चरण की बहाली है, इन रिक्तियों के 7 चरण में ले जा करके उनकी रिक्तियों की संख्या को बढ़ा करके फिर से नए शिक्षकों की बहाली की जा सकती है, जो सबसे अच्छा हो सकती है। सर जो बात आपने कहा वो अच्छा है, इसके अनुसार होना चाहिए। अब जैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जिस हिसाब से मान के चला जाए कि अगर ईवार एफ में अगर जो भी कैटेगरी वाइज सीट है उनके आधार पर अगर उन लोग को बहाली लिया जाता है, तो उसमें डोमिसाइल नीति नहीं है राज्य में हमारे लागू है। इस वजह से दूसरे राज्य के भी हमारे राज्य में आएंगे, ईवारएफ के ईवारएफ में आएंगे, ईवार में भी आएंगे। तो इसको ले करके जहाँ तक हमें लगता है कि दूसरे स्टेट के भी जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे और हमारे राज्य के बच्चे जो हैं इधर उधर रोड पर घूरते फिरते रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें जो कैटेगरी वाइज है उन्हीं को, जो ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, जो भी बचा हुआ सीट है, या ईबीसी हो गया, या जो भी कैटेगरी हैं, तो उन्हीं को पहले मौका दिया जाए, इसके बाद ईआर में कन्वर्ट किया जाए। अदरवाइज एटेंडम अगर ईआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या होगा कि अदरवाइज दूसरे स्टेट के हैं जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है,
इस वजह से हमारे दूसरे स्टेट के हमारे स्टेट में आकर के और ऑलरेडी बहाल हो जाएंगे और हमारे बच्चे जो है से इधर उधर घूरते रह जाएंगे, जो बहाल होने के लिए ज़रूरी है। तो इस पे हम एक और बात पूछना चाहते हैं कि देखिए कि जहाँ तक 7 फेज़ की बात हो रही है, तो सरकार कह रही है कि इसमें कि जब अगर इस तरह से इसमें अगर तीसरे चरण में हम नहीं लेंगे, तो हम 7 चरण के लिए सीटों को मौका दें। क्योंकि 7 चरण के भी जो दिसंबर, जनवरी जो भी स्टूडेंट हैं सीटेट जो क्वालिफ़ाइड हैं वो बचे हुए हैं, तो उनको इसमें मौका भी दिया जा सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? थोड़ा आप बताएँगे कि मान के चलिए कि जो सीट है जो बीसी में हो गया या जो भी कैटेगरी वाइज़ है उनको हिसाब से इसमें ला करके और इसमें जोड़ करके 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द लिया जाए। और नहीं तो छठे चरण की बात है तो छठे चरण में ही जनवरी, दिसंबर को दोनों करके जोड़ करके और सीट बढ़ा करके इसी में ले लिया जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है? इस पे आप क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सीटें रिक्त रह जा रही हैं, अगर उसे हम यूआर में लेते चले जाएंगे तो वह बिल्कुल अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि अनारक्षित सीट पर अन्य राज्यों को भी आने की सुविधा है और यह हमारे आरक्षण के विरुद्ध हो सकता है। चूँकि हम राज्य के अंदर ही आरक्षण देते हैं, अब आरक्षण के अंदर अगर यूआर ले जाते हैं तो इसमें आरक्षण की हानि होगी। इसलिए सबसे सबसे पहला विकल्प होगा कि यूआर में तो लाना नहीं है। यूआर लाते हैं तो बिल्कुल डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण इसमें दिक्कत होगी और हम इसका एक ही साफ उदाहरण है कि हम इसकी अगली 7वीं चरण की जो बहाली आ रही है, जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट जिनकी तैयार हो रही है, उसमें आवेदन कराया जाए और इस सीट को उसमें कन्वर्ट करते हुए और उनकी सीटों को बढ़ा करके अगले नियोजन में इनको ले जाया जाए, जिससे वह रिक्ति पूरा हो सकती है। चलिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए धन्यवाद सर आपको। तो हम सभी जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सबको धन्यवाद देते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास जा सके और इसके बारे में समझ सके एक प्लेटफॉर्म पर आ करके। क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाले ऐसे कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से इस तरह से किया जाए, वो कोई बोल रहा है कि इस तरह से किया जाए, तो हमें लगता है कि ऐसा कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जनवरी, दिसंबर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करें और एक साथ मिल करके शिक्षा मंत्री और जो भी हैं शिक्षा विभाग हैं सब में लेटर दिया जाए और उसके हिसाब से बहाली किया जाए। तो आज का इतना ही था और मैंने कंक्लूजन के साथ बताते हुए भी इसके बारे में चर्चा किया। अगर आप लोग के अच्छा लगा हो, जो आपको चाहिए कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो इस वजह से आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।